नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रेमचंद जी की एक और कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है बेटों वाली विधवा। तो चलिए इस कहानी का पाठन करेंगे। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे और एक लड़की। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, लेकिन लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ के गए थे। उनका एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद, ये सभी छोड़कर पंडित अयोध्यानाथ का स्वर्गवास हो गया। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम है फूलमती। तो विधवा फूलमती को वह शोक तो हुआ और कई दिनों तक वह बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों के सामने देखकर उसे ढांढस हुआ और चारों लड़के एक से एक सुशील, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी थी। जब फूलमती रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उनके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो साड़ी छांटती। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का का नाम है कामता। कामता एक दफ्तर में 50 रुपये पर नौकर था। छोटा लड़का का नाम है उमानाथ। यह डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा लड़का है दीनानाथ। यह बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा ही लेता था। चौथे लड़के का नाम है सीतानाथ। तो चारों में सबसे कुशाग्र और होनहार यही था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए करने की तैयारी में लगा हुआ था। तो इनके 4 बेटे हैं, कामता, उमानाथ, सीतानाथ और दीनानाथ। ठीक है, तो ये 4 लड़के इसके हैं। और किसी लड़के में यह बात नहीं है कि कोई लड़का दुर्व्यसन, छैलापन या लुटावपन इनमें नहीं था। जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता, ऐसा गुण इनमें नहीं थे। फूलमती घर की मालकिन थी, जो कि कुंजियाँ बड़ी बहू के पास रहती थी। तो बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्ध जनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। अर्थात पूरे घर में उसका एकाधिकार था, कोई उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13ही है, ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपनी कोठरी पर बैठी देख रही थी कि पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टीन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीज़ें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज़ नहीं दिखाई गई। नियम अनुसार ये जो सब चीज़ें थी, ये सभी सामान उसके पास आने चाहिए थे, अर्थात फूलमती को दिखाने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीज़ों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की ज़रूरत नहीं समझी गई। अच्छा, वह आटा 3 ही बोरा क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसके हुक्म से यह हस्तक्षेप किया गया? जब उसने यह बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? यह सभी चीज़ें जो है वह फूलमती सोचने लगी। वे आगे सोचती है कि आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती ही की बात सर्वमान्य थी।
उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती थी, अर्थात यह चीज़ें वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, एक जगह बैठी रही, पर अंत में उससे न रहा गया। स्वायत्त शासन का उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध भरी हुई आई और कामतानाथ अपने बड़े बेटे से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरे के लिए कहा था और घी भी 5 ही टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। तो कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा वहीं पर, फिर बोला, हम लोगों की सलाह ही 3 बोरों की हुई है और 3 बोरे के लिए 5 टीन घी काफ़ी था। इसी हिसाब से और चीज़ें भी कम कर दी गई। तो फूलमती यह सुनकर उग्र हो गई और बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? तो कामतानाथ बोला, हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज़ नहीं है? है, क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम भी जानते हैं। यह कामतानाथ बोलता है। अब यह सुनकर फूलमती जो है वह हक्का बक्का होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ, अपने घर में हानि लाभ की जिम्मेदारी वह आप है। दूसरों को, चाहे वह उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों न हो, उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूँ, ज़रा इसकी हेकड़ी तो देखो। इस तरह से यह सोचने लगी। उसके बाद फूलमती जो है वह तमतमाए हुए मुख से कहती है, मेरे लाभ हानि की जिम्मेदारी तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टीन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने भी मेरी काटी। तो इस तरह से उसने कहा। अब अपने विचार से उसने काफ़ी तंबीह कर दी थी, शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर बाद में खेद हुआ। वे सोचने लगी कि लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफ़ायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफ़ायत किया करती है। अगर उन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफ़ायत पसंद न करूँगी तो कभी उन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भाव भंगिमा से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती अब निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने का सामर्थ्य हो सकता है, इसकी संभावना का ध्यान फूलमती को नहीं आया। अर्थात उसने जो चीज़ें मंगाई थी वह आएगी, यह उसको विश्वास था। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ से न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग भी कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामकार है, रात दिन भंग पिए रहता है, किसी तरह रो धोकर दफ्तर चला जाता है, उसमें भी महीने में 15 नांगों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसे फूहड़ औरत,
तो यह सभी चीज़ें अपने बेटे बहू के बारे में वह सोच रही है। तो बड़ी बहू जैसे फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से नहीं रख सकती है, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। वक्त पर कोई न कोई चीज़ कम हो ही जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज़ तो इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज़ इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है। वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है। कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपये न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खोलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो यह सभी चीज़ वह सोचने लगती है। वह कहती है यह मुझसे बर्दाश्त न होगा। फिर फूलमती झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू, मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा। कौन चीज़ किस भाव से आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ मालूम नहीं। जब तब हिसाब किताब न हो जाए पैसे कैसे दिए जाएं। तो बहू ने कहा, हिसाब किताब सब हो गया है। फूलमती कहती है, किसने किया। अब मैं क्या जानूं किसने किया, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपये लाकर दे दो, रुपये लिए जाती हूँ। तो फूलमती खून का घूंट पीकर इस जवाब को सुनकर रह गई। तो इस वक्त जो है फूलमती के बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष से भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गए। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में फूलमती चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब देखती कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला देगी। इस तरह से वह सोचकर अंदर कोठरी में चली जाती है। कोठरी के एकांत में भी फूलमती निश्चिंत न बैठी, सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। गिद्ध दृष्टि एक मुहावरा है। गिद्ध दृष्टि मतलब पैनी नज़रों से देखना। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंगतों में बिठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी सी जगह पर कैसे बैठ जाएंगे। क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे। इस तरह से सोच रही है। आगे और देख रही है कि 2 पंगतों में लोग बिठाए जाएंगे। 2 पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती। यही तो होता है कि 12 बजे की जगह भोज 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोए। लोग कितने ही सट कर बैठे हुए हैं कि किसी को हिलने तक की भी जगह नहीं है। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियाँ ठंडी हो गई है। लोग गरम गरम की मांग कर रहे हैं। मैदे की पूरियाँ ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। इन्हें कौन खाएगा। रसोइयों को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया है। यही सब बातें उनके नाक काटने की है। यह सभी चीज़ें वह सोचने लगी। सहसा अचानक शोर मच गया। तरकारियों में नमक नहीं है। तो बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओंठ चबा रही थी इधर, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। बोरे में नमक निकाल कर पीसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ। तो ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ़ भी न मंगाई गई थी। आदमी बाज़ार दौड़ाया गया, मगर बाज़ार में इतनी रात गए बर्फ़ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वहीं नल का गर्म पानी पीना पड़ा। तो फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती, ऐसा हो गया था। ऐसी छीछा लेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ़ जैसी ज़रूरी चीज़ मंगवाने की भी किसी को सुधि न थी।
सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि चले हैं बिरादरी का भोज देने और घर में एक बर्फ़ तक नहीं। इस तरह से वह सोच रही है। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? तो फूलमती अब उदासीन न रह सकी। वह कोठरी से उठकर निकलकर बरामदे में आई और कामता नाथ अपने बड़े बेटे से पूछा, क्या बात हो गई है लल्ला, लोग उठे क्यों जा रहे हैं? तो इस बात को सुनकर कामता ने कोई जवाब न दिया, वहाँ से खिसक गया। अब फूलमती झुंझला कर रह गई कि उसके सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिला। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी वही प्रश्न किया कि सब लोग क्यों उठ के जा रहे हैं। तो मालूम हुआ कि किसी ने किसी के शोरबे में से मरी हुई चूहिया निकल आई है। अब फूलमती चित्रलिखित सी खड़ी रह गई। जिस प्रकार चित्रलिखित सी एक मुहावरा है दोस्तों, और चित्रलिखित सी कहने का अर्थ यह है कि वहीं पे स्तंभित होकर खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे, इस फूहड़पन की कोई हद है? इतने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया, फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आँखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, किया धरा मिट्टी में मिल गया, सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया और बदनामी हुई वह अलग। तो इस तरह से चूहिया के मिल जाने पर, शोरबे में चूहिया के मिल जाने पर सभी मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा था। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियाँ सारा दोष कुमुद, जो कि फूलमती की सबसे छोटी बेटी थी और इकलौती उसकी बेटी थी, इसके सिर पर डालती थी। कुमुद खड़ी होकर रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में, शहर में कहीं मुख दिखाने लायक भी नहीं रहे। तो इस बात को सुनकर किसी लड़के ने जवाब न दिया। इस बात को फिर फूलमती प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उसकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी घर की मर्जाद बनाने में ख़राब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूँ कलंकित किया। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है, अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने भी नहीं आएगा। इस तरह फिर कामता नाथ, उसका बड़ा बेटा, इस बात को कुछ देर तक चुपचाप सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन क्या अब उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती है, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। तो बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी और कहती है कि हम क्या जानते थे कि बीबी अर्थात कुमुद से इतना सा काम नहीं ना होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी, इसमें हमारा क्या दोष। इस तरह से जो बड़ी बहू है कामता नाथ की पत्नी, वह कुमुद के ऊपर दोषारोपण करती है। तो कामता नाथ ने अपनी पत्नी को डांटा और बोला कि इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग्य में लिखी थी वह हुई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें कैसी जग हंसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामख्वाह जले पर नमक छिड़कती हो। तो फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बात करते हो। कामता ने फिर निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों, किसी की चोरी की है? चीनी में चींटी और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं, चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता? तो कामता ने हंसकर बोला
क्या पुराने ज़माने की बात करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं है, जरा सी चूहिया में क्या रखा था? तो फूलमती को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। वह अपना समूह लेकर अपनी कोठरी में चली गई। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। कामतानाथ की पत्नी बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न यहाँ पर छिड़ा हुआ है कमरे में। अब कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए, मसनद जो होता है वह सोफ़ा का तकिया होता है, इस पर टेक लगाते हुए कहा, दादी की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपने विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यह चर्चा चल रही है कि पहले मुरारी पंडित से कुमुद का विवाह करने का बात हुआ था, लेकिन दहेज ज़्यादा मांगने के कारण ये लोग मुकर रहे हैं कुमुद का विवाह करने से। ठीक, तो आगे कहते हैं कि सेंत में भी न करेंगे। 5000 दहेज तो दूर की बात है, उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 रुपये ही तो हैं। एक एक हिस्से में 5-5 हज़ार आते हैं। 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेंग न्योछावर बाजे गाजे में उड़ा दें तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। तो इस तरह से जो उनके पिताजी ने पैसे छोड़कर जो गए हैं, अयोध्यानाथ जी 20,000 नगद छोड़ के गए थे और वे सभी उनको बांट रहे थे। तो उमानाथ जो है, जो मंझला लड़का है, वह बोला, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र है वह देख रहे थे और आँखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 की कैपिटल तो चाहिए। 5,000 रुपये मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार 5,000 का मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिख कर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तो कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेंत में कोई लेख छापता नहीं, रुपये कौन दिए देता है? तो दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई, तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। तो बड़ी बहू ने बहु श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भागवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। अब कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा और कहा, फिर इसी साल हमें सीता का विवाह भी करना है। सीता सबसे छोटा था, सीतानाथ है ना। अब सीतानाथ सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातों को सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला ही हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा, विवाह का नाम भी न लूँगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की ज़रूरत नहीं है, देश को इस समय काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपये आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें और सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल के से हम संबंध तोड़ लें। तो उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीतानाथ ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपये देने को कहता हूँ और शेष पूछता है। मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे।
वह इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने के लिए तैयार हो जाए। अगर वह 3,000 रुपये में संतुष्ट हो जाए तो 5,000 में विवाह हो सकता है। तो उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इनकी बातें। दयानाथ बोल उठे, तो उसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? यह तो अपने रुपये दे रहे हैं, खर्च कीजिए। मुरारी पंडित से हमारा कोई बैर नहीं है। मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। तो और आगे कहता है, इन्हें तत्काल रुपये की ज़रूरत नहीं है, सरकार से वजीफ़ा अर्थात छात्रवृत्ति पाते ही हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। अब कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। वह सीतानाथ के लिए बोले, नुकसान की एक ही कहीं हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग भी बैठ के देखेंगे? यह अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफ़ा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियों में 4 से 5,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए। अब कामतानाथ के इस तर्क को सुनकर सीतानाथ भी टूट गया। सकुचाता हुआ फिर सीतानाथ बोला, हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की ज़रूरत होगी। तो बोलता है, क्या ऐसा होना असंभव है? तो फिर आगे कामतानाथ बोलता है, असंभव तो नहीं मैं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफ़े उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती है, मुझे कौन पूछता है। कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती है और बिना सिफारिश वाले बाजी मार लिए जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझे। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत ना जाऊँ पर कुमुद अच्छे घर जाए। यह बात सीतानाथ कहता है। अब कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए, अर्थात कैंसल कर दिया जाए, और कोई ऐसा वर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? तो दीनदयाल के बारे में बात होता है, मुरारी दीन को छोड़कर। उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे, MA BA न सही, जजमानी से अच्छा आमदनी है। अब दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। फिर कामतानाथ को इसकी कोई ज़रूरत मालूम न हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी है। यह नहीं समझती कि वह ज़माना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाए। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। अब कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती है। अब उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देगी? आखिर वह भी तो दादा ही की कमाई है। दादा ही की कमाई अर्थात उनके पिता अयोध्या सिंह की कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है, यह कामतानाथ कहते हैं। तो उमा बोलता है, यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हो और 10,000 के गहने अम्मा के पास ही रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेगी। अब उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा और उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं चालों को पसंद नहीं करता।
उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे। अब कामतानाथ जो है अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो उमा बोलता है, तो आप अलग बैठिए, हाँ बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूँगा करके कामतानाथ बोलता है। और तुम सीतानाथ, ऐसे करके उमा पूछता है, तो सीतानाथ भी कहता है मैं भी अलग रहूँगा। लेकिन जब दयानाथ से यह प्रश्न पूछा गया तो वह उमानाथ का सहयोग करने को तैयार हो गया। अब दयानाथ और उमानाथ ये दोनों जो है फूलमती से उनके गहने लेने के लिए तैयार हो गए, प्लान बनाने के लिए तैयार हो गए। 10,000 में 2,500 तो उसके होंगे ही। इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। इस तरह से अब फूलमती जो है रात का भोजन करके लेटी थी। उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी थी। फूलमती ने सशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखने बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं न कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत की रकम जमा नहीं की गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल तक की सज़ा ठुक जाएगी। अब फूलमती यह सुनकर सिर पीटकर कहा, तो ऐसी बात क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? हाकिम जिला इतना कड़ा है कि ज़रा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितना दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली। तो तुमने कामता से रुपये का प्रबंध करने को नहीं कहा? इस तरह से फूलमती बोलती है। उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपये प्राणों से प्यारे हैं। उन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे। अब दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ, देगा कैसे नहीं? रुपये इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रुक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपये तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी न देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं। अब फूलमती जो है वह लाचार होकर कहती है, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरो रखकर अर्थात गिरवी रखकर जमानत दे दो, और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। अब दयानाथ ने कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही हो तो होगी, झेल लूँगा। यहीं बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ। तो फूलमती ने छाती पीटते हुए बोला, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या और किसी दिन के लिए? जब तुम ही न रहोगे तो गहने लेकर क्या मैं आग में झोंकूंगी? तो उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। अब दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था अम्मा को जताने की ज़रूरत नहीं, जेल ही तो हो जाता या और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर ना होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरो रखे।
अब फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज़्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है। तो दयानाथ ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, तुम्हारे गहने तो न लूँगा, चाहे मुझ पर कुछ क्यों ही ना आज आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुँह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट देता रहा हूँ। फूलमती ने उतनी ही दृढ़ता से कहा, तुम अगर यो न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरफ्तार रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा करके आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपये आ जाए गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवाय इतना स्नेह कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। तो दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और दोनों चलते बने। माता जो है वह वात्सल्य भरी उनकी ओर देखती रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने के बाद उनके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वाभिमानी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वह गंध तक न थी। त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। अब 3 महीने गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल ना दुखाए। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो उसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की पर माता की सलाह ले लेते हैं या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने एक ऐसी माया रची कि वह अर्थात फूलमती उसे बेचने पर राज़ी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में इन फूलमती और उनके पुत्रों का मतैक्य अर्थात मत एक न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे और एक दिन आपस में कलह हो गया।